ट्रंप इससे इतने ज़्यादा बौखला गए हैं, उन्होंने खुले मंच पे बोला कि मैंने पहली बार बोल रहा हूँ, ट्रंप ने बोला कि ये जो नेटो है ये कागज का शेर है, पेपर टाइगर बोला उनको, और बोला ये एकदम कायर लोगों का समूह है जो चाहते हैं कि अमेरिका सारा युद्ध लड़े और बाकी लोग मलाई खाएं। तो स्थिति ये है कि अभी तक जो मलाई टैरिफ की खा चुके थे, अमेरिका जो खा चुका था, खा रहा है या खा चुका है, वो करीब कितनी थी, 24 लाख करोड़ से लेकर 26 लाख करोड़। ये क्या है, ये आपको अप्रैल 2025 से अब तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। टैरिफ का कितनी भयानक कमाई अमेरिका ने की है और कैसे वो पानी की तरह इस वक्त बह रही है, उसका आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अमेरिका का जो 24 लाख करोड़ और 26 लाख करोड़ रुपया जो टैरिफ से कमाया था, उसका बहुत तेजी से पतन हो रहा है, या कहना चाहिए पैसा पानी की तरह जा रहा है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो ईरान के 20,000 के ड्रोन को मारने के लिए 35 से 40 करोड़ की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो। इजराइल की स्थिति क्या है, इजराइल की स्थिति ये है कि जो इजराइल की शान है, तेल अवीव जो उनकी राजधानी है, उसका इस वक्त कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां ईरान ने मिसाइल से हमले ना किए हों या ड्रोन से ना किए हों। अभी ईरानी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके एक F-16 के ऊपर ईरान ने हमला किया है। तो सवाल उठता है कि अगर ईरान F-16 जैसे लड़ाकू विमान को हिट कर रहा है, अगर ईरान अमेरिका के F-35 जेट्स के ऊपर बम्बारमेंट करता है, उसको इंगेज कर लेता है, F-35 तो और भी ज़बरदस्त विमान माना जाता है अमेरिका का, और ऐसा जेट माना जाता है जिसको आसानी से ईरान तो ट्रैक ही नहीं कर सकता। इनके हिसाब से तो उसका एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। इनके हिसाब से जो S-400 रशिया की तरफ से ईरान को मिला था, उसकी बैटरीज को, उसके सिस्टम को तबाह कर चुके हैं। इनके हिसाब से जो चीन की तरफ से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो मिले थे वो सब खत्म हो चुके हैं। तो फिर ईरान इनके F-35 और F-16 को कैसे हिट कर रहा है? फिर ईरान के उन दावों को सही क्यों नहीं माना जा रहा है कि वो अब तक अमेरिका के 16 लड़ाकू विमान और जेट्स को तबाह कर चुका है? खुद आप देख रहे हो कि एक बार में 5 तेल टैंकर KC-135 तबाह हो चुके हैं। आप खुद जानते हैं कि F-15E 3 फाइटर जेट हमने टपकते हुए सामने देखे, पूरी दुनिया ने देखे कि किस तरीके से F-15E अमेरिका के नीचे आके गिरे हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि ईरान जो लड़ रहा है वो बहुत ही जज्बे के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ईरान जो लड़ रहा है उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर यह है कि रूस और चीन की जो मदद चल रही है वो कमाल की है। डियो गार्जिया पर 4000 किलोमीटर दूर हमला करने में लोग दावा कर रहे हैं कि रशिया ने इसमें एकदम सटीक रियल टाइम लोकेशन उसको बताई है। आपको खुद अच्छे से पता है कि इस समय ईरान के अंदर कोई भी एक सेंट्रल कमांड है ही नहीं, यानी कि कोई एक केंद्रीय कमांड सेंटर है ही नहीं। जैसे अमेरिका का सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, लेकिन ईरान में कुछ बचा ही नहीं है। ईरान में सब कमांडर बिखरे हुए हैं, अपनी अपनी मिसाइल के गट्ठर लेके बैठे हुए हैं, जिसका जब मन चाहता है उसको जहां से डेटा मिलता है वो दाग देता है। यहाँ पे हर जितना भी कमांडर है वो खामने की तरह सोच रहा है, खामने की तरह बदला लेने की कोशिश कर रहा है, और उसको बिल्कुल क्लियर है कि इसको कब कौन सा अटैक कहां करना है। और इसकी वास्तव में बहुत ज़बरदस्त तैयारी जो पिछले 6 महीने में ईरान ने की है वो कमाल की है। और इसीलिए ईरान की जो तैयारी है वो अमेरिका और इजराइल के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा बेहतर और अच्छी है। उसका जो होमवर्क है वो 100 गुना बेहतर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दें कि इजराइल है वो जो अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, वो ये देख के कर रहा है कि हम कैसे इसके तेल संसाधनों को तबाह कर दें। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ट्रंप ने नेतन्याहू को एक तरीके से डांटा कि भाई तुम तो मार दोगे इसके तेल टैंकर पर, तेल कुओं पर, उसके बाद जब ईरान अटैक करेगा तो वो तो सारे अड्डों पर करेगा, वो कतर को भी बर्बाद कर देगा, उसकी सारी तेल इंडस्ट्री को उड़ा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का जो 90% गैस का उत्पादन होता है, जो सप्लाई होती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एशिया के अंदर बता रहा हूँ वो कतर से आता है। और कतर में अगर गैस के धमाके हो गए और सारा प्लांट उड़ गया तो आप अंदाजा लगाइए क्या तबाही मचेगी। ये कोरोना के बाद का सबसे बड़ा संकट बनना जा रहा है ईरान युद्ध, और शायद एक महामंदी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि रूस और चीन ने जो गेम खेला है और जो जिस तरीके से पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं वो कमाल का है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि इस समय रूस जो है वो ईरान की आंख और ढाल बन चुका है। आंख इसलिए क्योंकि वो उसको हर तरीके की सैटेलाइट इमेजेस दे रहा है, और कुछ तो खबरें यहाँ तक आ गई हैं कि रूस के कुछ ऐसे कमांडर्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं मिसाइल के मामले में, वो ईरान में पहले ही पहुंच गए थे, और उनका जो ठिकाना था वो बुशर प्लांट था। लेकिन आपको बता दें बुशर प्लांट के अंदर
ना तो अमेरिका की हिम्मत है और ना ही इजराइल की हिम्मत है कि वो सीधे सीधे बुशर प्लांट की बिल्डिंगों के अंदर जाके हमला कर दें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ का टोटल जो स्टाफ है उसका 90% रशियन है, रशियन अफसर हैं, रशियन साइंटिस्ट हैं, इसलिए वहाँ पर वो भूल कर भी कोई बम से हमला नहीं कर पाएंगे। हाँ, बुशर प्लांट के आजू बाजू में बाहर की तरफ वो अटैक कर सकते हैं, उसके एंट्री गेट पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर हिम्मत नहीं है करने की, और ये बिल्कुल सच है। इसमें और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बुशर ही एक ऐसा प्लांट है जहाँ से पूरी तरीके से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है ईरान के लिए। बाकी पूरे ईरान में एक भी ऐसा न्यूक्लियर प्लांट नहीं है जहां बिजली का उत्पादन हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ नेटो उनको जो है वो टाटा बाय बाय कर चुका है और उनको ठेंगा दिखा रहा है कि अब जाओ, तुम बहुत बोल रहे थे, लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि मैं युद्ध का डैडी हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ युद्ध रुकवा सकता हूँ। अब आप अपना युद्ध नहीं रोक पा रहे हो। और ट्रंप ने ये सोचा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेटो की फौज को पहुंचा दूंगा, मैं अपनी सेना को बाहर निकाल लूंगा, बेकार में मैं क्यों मरवाऊं। अभी तक के जो आंकड़े हैं सरकारी, उसके हिसाब से 13 अमेरिकन सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अमेरिकन आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूं, और 200 से 250 के बीच में लोग घायल हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि वो ज़मीन पे आए और फिर उसको भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़े। इतने दिन के युद्ध में ट्रंप ने एक सीख ले ली है कि ईरान से हवा में लड़ते रहो, अगर ज़मीन पे आए तो बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि जब मिसाइलें आप नहीं तबाह कर पा रहे हो, उनके मिसाइल हमले नहीं रोक पा रहे हो, अगर 20:1 के हिसाब से भी वो अटैक कर रहा है, वो भी आप पे भारी पड़ रहा है, तो आप किस तरीके से लंबा युद्ध लड़ पाओगे। और ईरान की स्ट्रेटेजी यही है कि मैं इस युद्ध को लंबा खींचूंगा, और इतना लंबा खींच देंगे इस युद्ध को कि ट्रंप और नेतन्याहू को ये कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि कोई दुनिया में ऐसा आए जो इस युद्ध को रोके, और इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ फिर वही रोक पाएगा। मैं फिर बता चुका हूं, ये है पुतिन, यही इस युद्ध को रुकवा पाएंगे। ट्रंप जरूर बोलते हैं कि मैंने 8 युद्ध दुनिया में रुकवाए, लेकिन याद रखिए ईरान युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ताकत है पुतिन के पास, वरना किसी के पास नहीं है। और आपको बताएं कि पिछले जब से ईरान युद्ध हुआ है उसमें रूस को ज़बरदस्त फायदा हुआ है। उसका आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। अभी जो सरकारी आंकड़े और जो एक्सपर्ट्स ने आंकड़े बताए हैं उसके हिसाब से रूस का तेल दनादन बिक रहा है, और 90,000 करोड़ से ज़्यादा उसने 21 से 22 दिन के अंदर कमा लिए हैं। 90,000 करोड़ रुपए रशिया कमा चुका है 21 दिन के अंदर। ऐसी बम्पर सेल तो रशिया की कभी हुई नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रंप इतना बुरी तरीके से चकरा गए हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इधर ये पैसा भर रहा है रशिया और इधर ये मिसाइलें दाग रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, 140 करोड़ बैरल तेल ईरान का बेचने का रास्ता साफ कर दिया। बोले भाई ऐसा करो, तुम अपना 140 करोड़ बैरल तेल जो ईरान का है उसको मार्केट में लाओ। उनकी कोशिश क्या है, उनका कहने का मतलब यह है कि ये जो पैसा ईरान के पास आएगा वो रशिया की तरह वॉर को लंबा खींचने में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर रशिया के पास ये भी पैसा वहां चला गया तो वो पूरे यूक्रेन पे ही कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक भिड़ाने की कोशिश की है कि रूस और ईरान को किसी तरीके से तेल के मुद्दे पर टसल पैदा किया जाए और ऐसा कर दिया जाए कि कुछ ये उसमें कीड़े पड़ने लगे। तो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ने कहा है ईरान से कि आप जितना तेल का उत्पादन करेंगे उसका 90% अकेले चीन लेगा। आप समझिए चीन कितना इस समय उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इस समय 90% जो तेल है वो चीन जो है वो ईरान का ले रहा है। तो कुल मिलाकर जो ईरान युद्ध है वहां एक भी लीडर नहीं है। ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान में एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिससे मैं जाके बात करूं कि आइए हम लोग आगे शांति की बात करें। अरे तो ये चीजें तो आपको पहले सोचनी चाहिए था ना। पहले आप मार मार के लीडर्स को ये खुश हो रहे थे कि मैं सबको मार दूंगा उसके बाद जाके कब्जा कर लूंगा। अब आपका कहने का मतलब यह है कि मैं कब्जा नहीं करने आया हूं, मैं सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लोगों का तेल पहुंचाना चाहता हूं। उनका सीधा सीधा तर्क है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो नेटो के बाकी देशों की जिम्मेदारी बनती है, जो यूरोपियन देश हैं, क्योंकि उन्हीं का तेल सबसे ज़्यादा यहां से जाता है। अमेरिका का तो सिर्फ 1% जाता है, खर्चा मुझे करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अलग थलग अगर दुनिया में अब कोई पड़ रहा है तो वो ट्रंप पड़ रहे हैं। और अगर बुरी तरीके से नुकसान किसी ने झेला है तो नंबर 1 पर ईरान है, लेकिन उसके साथ नंबर 2 पर इजराइल भी आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो पश्चिमी एशिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो मूक दर्शक बने रहे हैं, उनसे इतिहास एक दिन सवाल जरूर पूछेगा कि तुमने अमेरिका के आगे अंधभक्ति में ये ऐसा क्या किया कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह होने दे रहे हो। कल को तुम्हारे लिए जो खतरा वो ईरान नहीं था, वो इजराइल था, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा है उसमें इन देशों की सीमाएं आती हैं। ये सोचने को मजबूर करेंगे अरब के लोग, उनको ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि अरब का भविष्य क्या है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध ने इतना साबित कर दिया है कि ईरान युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। और ट्रंप नेतन्याहू देखिएगा
फिर से पुतिन के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे इस युद्ध को रुकवाइए, आपका जो फ़ायदा होगा वो हम यूक्रेन में कराएंगे, लेकिन हमें इस बवाल से बचाइए। ईरान युद्ध जो उनके लिए गुलदस्ता था वो अब उनके लिए एक बवाल बन चुका है। और आप ये मान के चलिए कि ईरान युद्ध अगले आने वाले दिनों में इतना बुरी तरीके से अमेरिका को और इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है आर्थिक रूप से, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि तेल जो है वो $200 पर बैरल तक जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भीषण तबाही आएगी और अमेरिका भी उससे अछूता नहीं रहेगा। फिलहाल ईरान ने जिस तरीके से B-2 बम वर्षा तक अपनी मिसाइलें पहुंचा दी हैं उसकी सरहद तक, ये कमाल का काम ईरान ने जो करके दिखाया है। उसके बाद अब पूरा का पूरा जो अमेरिकन जनरल्स हैं और पेंटागन है, जो रक्षा मंत्रालय बोला जाता है अमेरिका का, वो सोचने पर मजबूर होगा कि ऐसा तो नहीं कि ईरान के पास अभी कोई परमाणु मिसाइल हो और वो हम पर ही दाग दे। आप इसको सोचने के लिए इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने सीधा बोला है कि अगर ये सोच रहे हैं कि जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम है वो रुक जाएगा या थम जाएगा या कभी चालू नहीं होगा, तो आप ये भूल जाइए। क्योंकि ईरान की एक ऐसी पीढ़ी वहाँ तैयार हो चुकी है जिसके दिमाग के अंदर पूरा परमाणु नक्शा बना हुआ है, परमाणु बम बनाने के पूरे फॉर्मूले बने हैं, उनको सारी तकनीकें पता हैं। आप कारखाने उड़ा सकते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर जो एक कहते हैं ना ब्रह्मांड का एक ऐसा खजाना है जो ब्रह्मांड हर मनुष्य के पास, उसको आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। ये ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका डेटा ना कोई डिटेक्ट कर सकता है, ना ही कोई इसको नष्ट कर सकता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचेगा और ईरान आप देखिएगा एक घायल शेर की तरह फिर लौटेगा। और अगर ईरान के साथ इन्होंने सही से अभी बर्ताव नहीं किया या सम्मानजनक समझौता नहीं किया तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आगे का जो भी बड़ा अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां जरूर करिए। ये इतना इंपॉर्टेंट युद्ध है जहां आप आंकड़ों के हिसाब से हार जीत का फैसला बिल्कुल मत करिएगा। आप सिर्फ जज्बे के आधार पर देखिए, लड़ने की तरीके पर आप टिप्पणियां करिए और ये बताइए कि जो पूरी दुनिया है वो जिस तरीके से खेमों में बटी है, उसमें ईरान की तरफ अंदर खाने कितने देश होंगे, इसके ऊपर आप जरूर टिप्पणियां करिएगा। और भारत फूंक फूंक के कदम रख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छे से बात हुई है, उनको नवरोज़ की बधाइयाँ दी गई हैं। और सीधी सीधी बात यह है कि कुल मिला के हमारे ईरान से बहुत अच्छे संबंध है। हो सकता है कि आने वाले दिन में हमारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाएँ और हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तब तक के लिए नमस्कार।